चलिए आज के लेक्चर शुरू करते हैं, लेक्चर नंबर 5। और इसमें एक्चुअली अगर मैं थोड़ा सा रिवाइज करूं पुराना, तो इसमें मेन जो पॉइंट था वो ये था कि टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि कई सारे फैक्टर्स हैं जिन पर हमारा रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी डिपेंड करता है। उसमें एक फैक्टर जो था डेट इज टेम्परेचर। टेम्परेचर पे रेजिस्टेंस भी डिपेंड करता है, रेजिस्टिविटी भी डिपेंड करता है, और भी फैक्टर्स हैं, लेकिन तो टेम्परेचर के साथ कैसे वेरी करता है, तो उसके लिए हमने देखा था कि R इज इक्वल टू क्या था, R नॉट इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी था। हाँ, डेल्टा टी भी लिख सकते हो इसको। डेल्टा टी का मतलब चेंज इन टेम्परेचर, है ना। तो R क्या था, रेजिस्टेंस एट टेम्परेचर T। R नॉट क्या था, रेजिस्टेंस एट टेम्परेचर T नॉट। जनरली जो स्टार्टिंग वाला इनिशियल वाला जो रेजिस्टेंस होता है उसको हम R नॉट लेते हैं, और फाइनल जो रेजिस्टेंस होता है उसको हम, यानी T टेम्परेचर पर जो रेजिस्टेंस है ना उसको हम R लेते हैं, और T नॉट टेम्परेचर पर जो रेजिस्टेंस है ना उसको हम R नॉट लेते हैं। बेटा बात समझ रहे हो ना, T टेम्परेचर R नॉट लेते हैं। कुछ भी, जैसे 5 डिग्री सेल्सियस पर 5 ओम है तो 10 डिग्री सेल्सियस पर निकालो, तो ऐसे करके हम निकाल सकते हैं। और अल्फा क्या था यहाँ पे, व्हाट इज द अल्फा हियर, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। इसको अगर मैं सॉल्व करूं थोड़ा सा, तो आप पढ़े आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, R इज इक्वल टू R नॉट प्लस R नॉट अल्फा, ये जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा ना बेटा। यस सर। T माइनस टी नॉट, इस R नॉट को इधर ले आओ तो माइनस हो जाएगा, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, R माइनस R नॉट इज इक्वल टू क्या लिख दोगे बेटा, R नॉट अल्फा इंटू टी माइनस टी नॉट। तो ये क्या हो गया, ये फाइनल माइनस इनिशियल, तो आप इसको डेल्टा आर लिख सकते हो बेटा। यस सर, लिख सकते हैं। चेंज ना, तो चेंज तो लिख सकते हैं, ये तो चेंज ही है बेटा। इज इक्वल टू आप क्या लिख सकते हो, आर नॉट अल्फा इंटू इसको क्या लिख सकते हो, डेल्टा टी, चेंज इन टेम्परेचर। अब इसको आप क्या लिख सकते हो बेटा, डेल्टा आर बाई आर नॉट इंटू डेल्टा टी इज इक्वल टू अल्फा। यानी अल्फा निकालना होगा तो ये लगा, है ना। या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, अल्फा इज इक्वल टू डी आर। डी आर का मतलब समझ रहे हो ना, डी आर का मतलब स्मॉल चेंज। इसको लार्ज चेंज के लिए आप डेल्टा लगाते हो, और वेरी स्मॉल चेंज के लिए आप क्या लगाते हो, डी आर लगाते हो। बाई क्या लिख सकते हो आप, आर नॉट इंटू डी टी। क्लियर है बेटा? यस सर। अच्छा एक बात बताओ, अल्फा का यूनिट क्या हो जाएगा यहाँ पर, व्हाट इज द यूनिट ऑफ अल्फा हियर। अल्फा इज टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी, यानी यहां पर इसका नाम टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। बताइए अल्फा का यूनिट क्या हो जाएगा, भाई देखो सर ओम केल्विन इनवर्स। ओम कहां से हो जाएगा, ऊपर रेजिस्टेंस है बेटा, नीचे भी तो रेजिस्टेंस ही है ना। यस सर। रेजिस्टेंस कट सर जाएगा, केल्विन इनवर्स। केल्विन इनवर्स है ना। हाँ, क्योंकि देखो रेजिस्टेंस ये आता है एग्जाम में क्वेश्चन, अल्फा की यूनिट इवन सीबीएसई में भी आ जाता है। केल्विन इनवर्स भी आप इसको बोल सकते हो, सेल्सियस इनवर्स भी बोल सकते हो। एक्चुअली एसआई में तो केल्विन ही होगा, बट नॉर्मली चूंकि हम आम प्रैक्टिकली ज्यादातर जो यूनिट टेम्परेचर के लिए यूज करते हैं वो क्या यूज करते हैं बेटा, केल्विन। तो आप सिंपल अगर मैं बात करूं, अगर मैं शॉर्टकट में लिखूं, यूनिट ऑफ अल्फा इज डिग्री सेल्सियस इनवर्स या डिग्री केल्विन इनवर्स। ठीक है बेटा, क्लियर है। अब यहाँ अब इसी की बात है। अच्छा कंडक्ट आप पढ़े हो, 3 टाइप का मटेरियल होता है, एक होता है कंडक्टर, एक होता है इंसुलेटर, और एक होता है सेमीकंडक्टर। तो कंडक्टर में क्या होता है बेटा, जब कंडक्टर की बात होगी तो कंडक्टर में तो टेम्परेचर बढ़ाते हो तो रेजिस्टेंस क्या होती है, बढ़ती है, इंक्रीज। अब मैं बता रहा हूँ, एक्चुअली कंडक्टर के अल्फा की जो वैल्यू होती है वो पॉजिटिव होती है। फॉर कंडक्टर द वैल्यू ऑफ अल्फा इज पॉजिटिव, तो देखो अल्फा जब पॉजिटिव होगा ना बेटा तो कुछ ऐड होगा, देखो यहाँ पर आर नॉट में कुछ ऐड हो रहा है ना। यस अच्छा अल्फा जब निगेटिव होगा तो आर नॉट से कुछ घटेगा, ये माइनस हो जाएगा, माइनस तो अल्फा और मेटल्स, या तो मेटल्स कह लो बेटा या कंडक्टर कह लो, जो मर्जी कह लो आप। फॉर मेटल्स आपकी अल्फा की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव।
फॉर मेटल्स, या आपको क्वेश्चन में दिया रहा है कंडक्टर। अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा? पॉजिटिव। फॉर सेमी कंडक्टर नेगेटिव। नेगेटिव। अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा? नेगेटिव। अच्छा, एक और बात होती है, एल्लॉय। एक होता है बेटा एल्लॉय, और एल्लॉय क्या होता है? कॉन्स्टेंटर और मैंगनीज। वो एल्लॉय है एक्चुअली। देखो वेरिएशन, देखो ये जो अल्फा है ना बेटा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल नीति का नहीं बोल सकते बेटा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब सेम रेशियो में होना चाहिए। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब ये होता है बेटा कि वो सेम रेशियो में घटे। यहाँ ऐसा नहीं कि आप टेम्परेचर को डबल कर दोगे तो रेजिस्टेंस डबल हो जाएगी, ऐसा नहीं है। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं? एक होता है से अगर मैं लिखूं x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y, तो इसका मतलब आप y की वैल्यू को जिस रेशियो में बढ़ाओगे उसी रेशियो में x भी बढ़ेगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ये होता है। या इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है बेटा कि जिस रेशियो में आप घटा रहे हो उसी रेशियो में आपका x भी घटेगा। तो टेम्परेचर ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं कि आप टेम्परेचर को डबल करो तो रेजिस्टेंस डबल हो जाएगा, ऐसा तो नहीं है ना। यस सर। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता तो टेम्परेचर डबल तो रेजिस्टेंस भी डबल होती है, ऐसा नहीं है, आप चेक कर सकते हो। तो इसलिए हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो नहीं बोल सकते, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि हर टेम्परेचर पर डिपेंड कर रहा है। बात समझ रहे हो? यस सर। ठीक है। यस सर। अब यहाँ पे यस देखिए, सर। अब यहाँ पर अल्फा की वैल्यू नेगेटिव होती है। अच्छा, एक एल्लॉय होता है, मैं क्या बोला? कॉन्स्टेंटर और मैंगनीज। तो कॉन्स्टेंटर और मैंगनीज जो एल्लॉय होता है ना बेटा, उसके अल्फा की वैल्यू बहुत कम होती है। यस सर, वेरी वेरी स्मॉल। अब भाई कितना वेरिएशन कितना होगा? आप जब टेम्परेचर को चेंज करोगे तो उस प्रोजेक्ट में वेरिएशन, यानी उस रेजिस्टेंस में कितना वेरिएशन होगा, ये किस पे डिपेंड कर रहा है? अल्फा पे डिपेंड कर रहा है भाई। Yes, जितना sir. अल्फा की वैल्यू होगी उतना ही मल्टीप्लाई होगा वो, और उतना ही मल्टीप्लाई होगा तो आर नॉट जो आपकी इनिशियल थी उसमें जुड़ेगा वो। अब ये वैल्यू अगर बहुत छोटा है तो ये मल्टीप्लीकेशन भी बहुत छोटा होगा, बहुत स्मॉलर। तो ये इतना छोटा होगा कि लगभग नेग्लिजिबल होगा। यानी एल्लॉय में कॉन्स्टेंटन और मैंगनीज, उनके अल्फा की वैल्यू वेरी 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 स्मॉल होती है। अब वेरी वेरी स्मॉल होने से मतलब क्या होता है ना, कि उसका जो एडिशन वाला पार्ट जो है ये बहुत छोटा होता है। जैसे आप 100 में गुना करो 0.00005, तो ये वैल्यू बहुत छोटी है बेटा। अब ये छोटे वैल्यू के मुकाबले अगर 100 से गुना करोगे तो रिजल्ट आपका क्या आएगा? बहुत छोटा आएगा कि नहीं आएगा? बहुत छोटा आएगा। छोटा आएगा। Yes. सही बात है। तो यहाँ पर तो ये जो वैल्यू हमारी आएगी, ये वैल्यू हमारी बहुत स्मॉलर आएगी बेटा, ये वैल्यू। अब इतना स्मॉलर आएगा कि लगभग वो इसके रेस्पेक्ट में नेग्लिजिबल होगा। मतलब ये वैल्यू इतना छोटा है कि आप कहोगे सर 5 ओम है, लेकिन इसके अल्फा की वैल्यू इतनी छोटी है कि मेरी आंसर आ रही है 5.00001। तो आप कहोगे अरे छोड़ो, ये अप्रोक्सीमेटली 5 ले लो, है कि नहीं? इतना छोटा Yes. वैल्यू को इसीलिए अल्फा में, यानी एल्लॉय जो होता है ना, और वो एल्लॉय कौन है बेटा? कॉन्स्टेंट। और कौन बोला हूं मैं? मैंगनीज। मैंगनीज। अब मैं बताता हूं इससे क्वेश्चन कैसे आता है। एल्लॉय में कौन है? कॉन्स्टेंट एंड मैंगनीज हैव वेरी स्मॉल वैल्यू ऑफ अल्फा, सो their resistivity is nearly independent of temperature। बात समझ में कि नहीं समझे? यस वो सर। अल्फा की वैल्यू इतनी छोटी होती है ना कि टेम्परेचर बढ़ाने से कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। बड़ा बहुत स्मॉल सा चेंज आ रहा है, इतना कम वेरिएशन हो रहा है कि डेट। इसीलिए लैब में, आप लैब में जाते हो, स्कूल में लैब तो लैब में जो सर्किट तोड़ते होगे ना, तो एक व्हाइट कलर की तार होती है, यस सर, तोड़ते हैं। धागा से व्हाइट रहता है, थ्रेड से एक वायर होती है ऐसे, इसके ऊपर थ्रेड से ऐसे ऐसे रहता है, देखते हो? लैब में कनेक्शन करने के यूज किया जाता है बेटा। सुनो मेरी बात, लैब में तो वो कॉन्स्टेंटिन या मैंगनीन का ही बना होता है। अब आप कहोगे सर उसकी जरूरत क्यों पड़ी? तो मैं बता रहा हूं उसकी जरूरत क्यों पड़ी। एक्चुअली जब आप लैब में परफॉर्म करोगे, कोई एक्सपेरिमेंट मान लो आप कर रहे हो, आप कॉपर का तार यूज कर रहे हो मान लो। अब कॉपर की तार आप यूज करो तो फर्क क्या पड़ेगा कि टाइम के साथ आपका टेम्परेचर बढ़ेगा। वायर से करंट पास होगी तो टेम्परेचर बढ़ेगी। तो जैसे जैसे टेम्परेचर
वो वायर हीट होगा ना भाई, जैसे से करंट, मान लो आप अभी अभी परफॉर्म कर रहे हो, नया सेटअप करोगे तो वायर ठंडा रहेगा, 1 घंटे के बाद उससे करंट फ्लो, वायर थोड़ी गर्म हो जाएगी, 1 घंटे बाद थोड़ी और गर्म होगी, अपने सैचुरेशन लेवल पे किसी पॉइंट पे पहुंचेगा, लेकिन गर्म तो हो जाएगी। अब जैसे हीट होगा तो कॉपर है तो उसका रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगा, Yes, sir. चेंज हो जाएगा नहीं? तो आपका रिजल्ट कुछ और आएगा। आधे घंटे पहले या 1 घंटे पहले जो आप मेजरमेंट ले रहे थे, उस मेजरमेंट में फ्लक्चुएशन आ जाएगा सेम ही वायर के साथ, तो आपका रिजल्ट तो गड़बड़ हो जाएगा, आपका एरर आ जाएगा। Yes, लैब sir. में जब करोगे तो लैब में जब मेजर करोगे तो भाई आपका आर ही बदल रहा है, उस वायर की आर फिक्स ही नहीं है, तो मामला गड़बड़ हो जाएगा ना भाई। इसलिए लैब में वही है वायर, क्यों स्टेटर मैग्नीन का क्यों यूज करते हैं, क्योंकि आपको पता है टेम्परेचर के साथ न वेरी करेगा, मैं ये नहीं कर, मैं कह रहा हूं नेग्लेजेबल, नियरली इंडिपेंडेंट, इतनी अल्फा की वैल्यू उसकी छोटी होती है कि वो जो वेरिएशन वाला जो मेरा पैरामीटर है, ये जो वेरिएशन वाला मेरा पैरामीटर है बहुत छोटा होगा, इतना छोटा होगा कि नियरली नेग्लेजेबल। बात समझ गए? Yes, sir. Yes, या sir. भी नहीं समझे? अच्छा ठीक है, वो तो बात बढ़िया है। आप बोल रहे हो कि सर अगर हम कंडक्टर है, कंडक्टर में अगर मैं टेम्परेचर को बढ़ाऊंगा या बढ़ाऊंगी तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, घटाएंगे तो घटेगा। सेमी कंडक्टर में उल्टा होता है, सेमी कंडक्टर में हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस कम होगा, घटाएंगे तो बढ़ेगा। पड़ेगा. बढ़ेगा। बढ़ेगा। सेमी कंडक्टर में, Yes, sir. सेमी कंडक्टर में आप टेम्परेचर को बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस कम होगा, घटाओगे तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, उल्टा होता है सेमी Yes, कंडक्टर। sir. तो ये तो ठीक है, लेकिन अगर मैं इंसुलेटर में बात करूं, मैं कहूं भाई इंसुलेटर में क्या होता है, तो आपका आंसर क्या होगा? हमारा आंसर सर इंसुलेटर में सर डिक्रीज होगा. सर डिक्रीज होगा रेजिस्टेंस बढ़ाने पे। पहली बात तो आप बोल सकते हो सर इंसुलेटर में तो ऐसे ही इनफाइनाइट होता है ना, Yes, रेजिस्टेंस sir. तो बहुत ज्यादा होता है। इंसुलेटर का तो कहना ही क्या है, इंसुलेटर तो भाई अलग दुनिया का इंसुलेटर का तो कुछ कहना नहीं, इंसुलेटर तो ऑलरेडी भाई बहुत ज्यादा उसका जो है रेजिस्टेंस होता है। लेकिन फिर भी मैं आपसे पूछूं कि भाई ठीक है ज्यादा होता है लेकिन कम और ज्यादा, ठीक है कोई चीज बहुत ज्यादा है लेकिन वो भी तो घट बढ़ सकती है कि नहीं सकती, Yes, sir. कर उसमें भी तो वेरिएशन चेंजेस हो सकते हैं। तो मैं आपको कहूं ठीक है कम हो रहा है, ठीक है ज्यादा हो रहा है, जो भी हो रहा है बहुत ज्यादा है, लेकिन क्या फर्क पड़ेगा? तो अगर आप एक्चुअली कि आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड ब्रेक होंगे, थोड़ा मोर नंबर ऑफ, एक्चुअली इंसुलेटर क्यों नहीं कंडक्ट करता, क्योंकि उसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं। तो आप अगर हीट करोगे तो कुछ इलेक्ट्रॉन्स में भी बॉन्ड को ब्रेक करके फ्री हो जाए, हो सकता है कि नहीं हो सकते? आप पढ़े हो ना केमिस्ट्री में, Yes, sir. Yes. जैसे होता है Yes, टेम्परेचर sir. बॉन्ड ब्रेक करेगा तो ब्रेक करने के बाद हो सकता है, तो बॉन्ड ब्रेक करके सर हो सकता है, आप कह सकते हो, ठीक है अच्छी बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ पर आपका एक और सवाल हो सकता है कि सर, तो मैं ये कह रहा हूँ कि भाई रेजिस्टेंस डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है बहुत हाइयर है लेकिन दैट विल बी डिक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, द रेजिस्टेंस ऑफ इंसुलेटर इज डिक्रीज। अब आपका सवाल हो सकता है कि सर फिर तो हम टेम्परेचर बढ़ा के कंडक्ट करवा सकते हैं। Yes, sir. Yes, Sir. पहले लकड़ी को गर्म करो, इतना गर्म कर दो कि उसका रेजिस्टेंस को कम कर दो, कंडक्ट हो जाएगा। तो वायर तो मैंने करवाया जा लकड़ी सकता है। लगता है हम्म? तो सर मतलब हम जैसे लकड़ियां जलाते हैं तो सर वो तो पूरी जल जाती है, उनसे थोड़ी कंडक्ट होगी। हाँ अच्छी बात है, आपका सोचना सही है, आप सही सोच रहे हो। मैं कह रहा हूं कि विद राइज इन टेम्परेचर इन इंसुलेटर इट्स रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी क्या होगी बेटा? डिक्रीज। सही बात है कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. अच्छी बात है भाई, डिक्रीज हो जाएगी, मेरे को कोई प्रॉब्लम। तो मेरा सवाल ये है ना कि ठीक है सर, आप पूछ सकते थे मेरे सवाल, मैं ही उसका जवाब आपको दे रहा हूँ कि आप पूछ सकते हो सर फिर तो हम कंडक्ट करवा सकते हैं ना, कोई मान ले ग्लास है, शीशा है, अब मैं उसको टेम्परेचर कितना बढ़ा दूंगा, मैं कहूंगा चलो भाई वायर जोड़ूंगा कंडक्ट कर देना चाहिए। तो क्या ऐसा हो सकता है, पॉसिबल है कि कंडक्टर आप उसको बना दो? नहीं सर, एक्चुअली उसके लिए आपको बहुत टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा, इतना टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा, और प्रैक्टिकली जब आप उतना टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वो चीज दुनिया से खत्म हो जाएगी। मेल्ट ही कर गया। पता चला एक कोई भी है, कोई मान लो एक ग्लास ही है, मान अब ग्लास का ग्लास हीट कर रहे हो, सर इसका टेम्परेचर मेरे को बढ़ाना है, इसकी रेजिस्टिविटी मेरे को घटानी है,
तो एक टाइम ऐसा आएगा कि आप वो रेजिस्टेंस कंडक्ट तो करेगा नहीं, लेकिन वो मेल्ट कर जाएगा भाई, उसका भी तो अपना एक हीट टॉलरेंस सहने का एक पावर है ना, तो इसलिए आप Yes, sir. कंडक्टर नहीं बना सकते, अदरवाइज कोई प्रॉब्लम ही नहीं था, बना देते हम, है ना। चलिए, तो एक क्वेश्चन है यहाँ पे 2023 का, इस साल का आया है, इसीलिए मैं रखा हूं यहाँ पे। यहाँ पर क्वेश्चन क्या दिया, द रेजिस्टेंस ऑफ प्लैटिनम वायर, फॉर्मूला वही है। अच्छा, इसको याद रखने की जरूरत नहीं है, आप एक फॉर्मूला याद रखो, उसी को शिफ्ट कर सकते हैं। तो देखो ना, मैं अल्फा निकाला सर हूं, क्वेश्चन दिखा दो। Yes. हाँ क्वेश्चन दिखा रहा हूँ बेटा साक्षी। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, अच्छा इसी को अगर रेजिस्टिविटी के टर्म्स में लिखना है तो रो लिख दोगे, फॉर्मूला वही रहेगा। रेजिस्टेंस का क्वेश्चन रहेगा तो आर लिखोगे, रेजिस्टिविटी का क्वेश्चन रहेगा तो रो नॉट इंटू 1 प्लस अल्फा इंटू टी माइनस टी, ठीक है ना। चलिए, Yes. बड़ा परेशान है आप क्वेश्चन के लिए, देख लीजिए क्वेश्चन। यहाँ पे देखिए बेटा क्या कह रहा है, द रेजिस्टेंस ऑफ प्लेटिनम वायर एट 0 डिग्री इज 2 ओम एंड 6.8 डिग्री एट 80 ओम, द टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, यानी अल्फा निकालना है। बड़ा आसान सवाल है। अल्फा की वैल्यू क्या होती है बेटा, अभी मैं बताया, अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा आर बाई आर नॉट। IR. ये नहीं भी आता तो कोई प्रॉब्लम नहीं, एक ही फॉर्मूला याद है, उसी से काम चल जाएगा, ठीक है ना। अब अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर नॉट किसको मानो, इनिशियल को मानो, तो डेल्टा आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर माइनस आर नॉट बाई क्या हो जाएगा बेटा, आर नॉट इंटू क्या हो जाएगा, फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर। अब अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, आर की वैल्यू कितनी है, फाइनल है 6.8, फाइनल आर इज द फाइनल, माइनस आर नॉट दैट इज 2, फिर आर नॉट 2, फिर टेम्परेचर कितना है 80 80 -0 degree. अब ये कितना हो गया बेटा, अल्फा इज इक्वल टू 4.8 हो गया ना बेटा, ये यस सर, अपॉन 2। डिवाइड बाय 2 इंटू 80। 80 अब इसको देखो क्या होगा, 48 हो जाएगा, हाँ, ये हो जाएगा कितने से 24, 24. फिर ये 8 से कट हो जाएगा 3, तो अल्फा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3, 1 और 2 Power -3. होगा ना। -3 यस सर, 3 into 10 की पावर -2, -2 आएगा सर। सर डी ऑप्शन। सर डी Yes. ऑप्शन हो तो आएगा बेटा, -3 तो नहीं आ रहा है, सर डी ऑप्शन हो गया, -2 आ रहा है। -2 आएगा, आप लोग -3 बोलो, देखो -3 भी ऑप्शन में दिया है। इतना इजी क्वेश्चन 800 का ले लिए, सॉरी। देखिए यही सब सवाल, देखिए एग्जाम में गलतियां यही होती है ना। आप लोग भी बड़ा कॉन्फिडेंटली सी बोल रहे थे, देखो मैं रुका हूं थोड़ा देर, मैं खुद रुका हूं कि भाई मेरे से 0 कम तो नहीं हो गया, तो इसलिए हमको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसकी तो जरूरत है, ये तो आपको पता ही होगा, Then is the कौन होगा, सर कंडक्टेंस। कंडक्टेंस करोगे, कंडक्टिविटी नहीं, Conductance. रेजिस्टिविटी का उल्टा कंडक्टिविटी और रेजिस्टेंस का उल्टा कंडक्टेंस। तो क्या बोल रहे जी ना, जी इक्वल टू क्या था, 1/r। 1/r। अच्छा यहाँ पे देखिए, अच्छा मैम ने पढ़ा था आपको मोबिलिटी, yes, yes, sir. मोबिलिटी क्या होता है, सर ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपॉन इलेक्ट्रिसिटी। एक्चुअली मोबिलिटी का मतलब ये होता है, नॉर्मल आम भाषा में अगर मैं बात करूं, जैसे आपकी मोबिलिटी की बात करूं, नहीं बोलते मोबाइल, मोबाइल का मतलब क्या होता है, इजीनेस, सर जो मूव कर सकता है। इजी टू ट्रैवल। मोबिलिटी का मतलब ये होता है बेटा, जिस चीज की मोबिलिटी हायर है, मतलब वो आसानी से मूव कर रहा है इजिली, जो फिक्स है उसकी मोबिलिटी कम हो गई। तो मोबिलिटी का मतलब क्या हो गया कि आप किसी भी कंडक्टर, मान लो कोई कंडक्टर है, अब इस कंडक्टर को आप इलेक्ट्रिक फील्ड दे रहे हो या पोटेंशियल दे रहे हो, अगर इस कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन मोर एफिशिएंटली मूव कर रहा है, तो इसका मतलब उसकी मोबिलिटी ज्यादा है। Yes. मान लो मेरे पास 3 कंडक्टर है, तीनों में मैं सेम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया, है ना, तो जो ज्यादा ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगा, जिसकी मैं यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड दे रहा हूं, तो जिसकी हायर ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी मतलब उसकी मोबिलिटी ज्यादा है, जिसकी लोअर ड्रिफ्ट वेलोसिटी मतलब वो आसानी से नहीं मूव कर रहा है। और मोबिलिटी, समझ रहे हो बात, नहीं समझ रहे हो, मोबिलिटी का मतलब कि इजीनेस टू मूव, कितने आसानी से वो कंडक्टर के आयंस में या इंटरनल स्ट्रक्चर में वो मूव कर रहा है। मतलब आप इलेक्ट्रिक फील्ड दे रहे हो और पोटेंशियल दे रहे हो, तो उसकी वेलोसिटी कितना है, यही ना बात हो, जितने ज्यादा वेलोसिटी होगा उतने ज्यादा बेटा मोबिलिटी होगी। तो सीधा सा फंडा है, मोबिलिटी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड दे रहे हो, यानी मोबिलिटी का आपको बोलेगा आपको, तो क्या हो जाएगा, ड्रिफ्ट Velocity per unit electric field.
यूनिट और इलेक्ट्रिक यूनिट इलेक्ट्रिक। मैं शॉर्टकट में लिख दे रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है ना। नो सर। No, यानी मोबिलिटी No, को sir. म्यू से इंडिकेट करते हैं बेटा, तो म्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वीडी बाई। बाई yes, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम भी नहीं। इसका यूनिट याद रखिएगा, क्योंकि यूनिट एग्जाम में आता है। एग्जाम का मतलब थ्योरी के एग्जाम में, सीपीएससी में आ सकता है। वीडी का क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकंड हो जाएगा बेटा। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का मीटर पर सेकंड है, इलेक्ट्रिक फील्ड का न्यूटन पर कूलम हो जाएगा। लेकिन कभी कभी न्यूटन पर कूलम ना देकर आपको वोल्ट पर वोल्ट मीटर, पर मीटर। पर मीटर लिखा है। तो यहाँ देखो वोल्ट पर मीटर में लिया हुआ, yes, sir. समझ रहे हो? तो ये जनरली यूनिट आपको देखिए, अगर आपको थ्योरेटिकल यूनिट लिख रहा है, अगर आपको थ्योरेटिकल कोई पूछ रहा है कि भाई ड्रिफ्ट मोबिलिटी का यूनिट बताओ, तब तो आप मीटर पर सेकंड डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, न्यूटन पर कूलम लिख सकते हो। लेकिन ऑप्शनल रहेगा तब तो आपको अपना ऑप्शन के हिसाब से करना पड़ेगा। अब यहाँ पे म्यू की वैल्यू कितनी आएगी बेटा, 2.5 into 10 2.5 into 10 power 6. म्यू इज इक्वल टू वीटी। वीटी का वैल्यू कितना हो जाएगा बेटा, 7.5 7.5 into 10 power माइनस 4 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, 3 इंटू into 10 10 power minus 10. अच्छा 3 से कट करोगे तो ये 2.5 हो जाएगा बेटा। 5 yes, sir. 10 पे पावर माइनस 10 को ऊपर ले जाओगे तो कितना हो जाएगा, 10 पे पावर 10 power 6. म्यू इज इक्वल टू हो जाएगा 2.5 into 10 पे पावर माइनस 6, जो भी यूनिट होगा। मैं सीधे यूनिट लिख दे रहा हूँ। सर प्लस सर 6 प्लस आएगा में ना। आएगी ना, हाँ प्लस 6 होगा, सॉरी बेटा, प्लस 6 होगा बेटा। Sir, plus बड़ा अटेंटिव रहते हो आप लोग। सर आपकी क्लास में ही रहते हैं बस। yes, मैंने मेरी गलतियां ज्यादा निकालते हो आप लोग, मतलब कहने के लिए। सर मैं यही सोच रही थी आप यही कहोगे। सर की गलती ज्यादा निकलती है। चलो मैं जान रहा हूँ मेरे बच्चे स्मार्ट है। मैं आपके बैच की तारीफ भी करता हूँ, मीटिंग होती है तो मैं बोलता भी हूँ। 11 बी पीसीबी अल्फा जो है ना, वो बहुत बढ़िया बैच है। ऑल द स्टूडेंट आर गुड। आपकी कई बार मैं मीटिंग वगैरह पर तारीफ कर भी चुका हूँ, और आई थिंक स्ट्रेंथ भी ठीक है। मतलब हमेशा बच्चे जनरली जो है अपसेंट नहीं करते हैं, नॉर्मली कम से कम 25 स्ट्रेंथ रहती है। एक दो बच्चे कभी कभी नागा करते हैं, बाकी नॉर्मली बच्चे ऑलवेज अवेलेबल। उनका प्राइमरी जो है, आप तो लोकल नहीं जाते होगे मेरे हिसाब से, yes, No, sir. sir. नहीं जाते, yes, sir, नहीं जाते. आप लोग रेगुलर हो ना, उसी से पता लग जाता है। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है, आसान है ये भी। कॉपर वायर ऑफ लेंथ दिया हुआ बेटा एल की वैल्यू कितनी दी हुई बेटा, 10 एल meter. की वैल्यू दी हुई 10। 10 मीटर. उसके बाद दिया हुआ रेडियस दिया हुआ बेटा 10 पे पावर माइनस 2 डिवाइड बाय रूट पाई। रेडियस दिया हुआ तो एरिया निकल जाएगा ना इससे, Yes, sir. क्योंकि एरिया ऑफ सेक्शन आप निकालते हो। एरिया इज इक्वल टू आप निकाल दोगे, एरिया इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। उसके बाद क्या दिया हुआ बेटा, उसके बाद आपको इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ ना, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना दिया हुआ है, 10 वोल्ट पर मीटर। आपसे क्या पूछ रहा है, करंट डेंसिटी। तो एक्चुअली आपको अभी मैम ने पढ़ाया हुआ, करंट डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, एक होता है सिग्मा इंटू ई, Sigma into Yes, yes. sir, हाँ, sir. सिग्मा क्या, कंडक्टिविटी। अच्छा रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला मैंने आपको क्या बताया हुआ, आर ए बाई एल, RA by L, yes, आर ए बाई एल। तो रेजिस्टिविटी का उल्टा कंडक्टिविटी होता है, यानी कंडक्टिविटी 1 बाई रो। तो कंडक्टिविटी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एल L by बाई R. आर। अब जे आपको निकालना है, तो जे इज इक्वल टू सिग्मा की जगह आप क्या रख दोगे, एल बाई आर ए दोबारा इज इक्वल टू क्या रखूंगी। अब यहाँ से बन जाएगा ना, Yes, sir. देखना एज अ होमवर्क दे रहा हूँ मैं आपको ये वाला। वैसे सब तो हो ही चुका है, 2022 का क्वेश्चन है ये भी। सर हमारा इसका सर आंसर ए आ रहा है। आएगा. क्या है ये मेरे को रियली आई डोंट नो एग्जैक्ट, सही बता रहा हूँ, मुझे आंसर रियली नहीं पता। मैं ऐसे क्वेश्चन डाला हूँ लेकिन मैं आंसर चेक करके नहीं देखा। मैं बोला ना बड़ा जल्दी में आया, फिर मैंने सोचा चलो करा देता हूँ। तो मुझे रियली आंसर नहीं पता, आप निकालोगे शायद ए आए बी आए, मुझे नहीं पता। लेकिन स्लाइड अब डालूंगा तो मैं देख के डाल दूंगा आंसर क्यों। यही होना चाहिए, एल की वैल्यू 10 हो जाएगी, बस एरिया निकाल लेना आप यहाँ पे, तब चल जाएंगे। अब आइए बेटा ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है, वो एवरेज वेलोसिटी जिससे, एवरेज में इस क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि आपको पता है कि कंडक्टर के अंदर जो उसका लैटिस स्ट्रक्चर है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन एक ही स्पीड से नहीं मूव करती है। जैसे आप कहीं जा रहे हो, आप एक प्लेस से लेके दूसरे प्लेस जा रहे हो, कहीं भी जा रहे हो, अब उस एक प्लेस से आप दूसरे प्लेस जा रहे हो तो आपकी स्पीड फ्लक्चुएट हो रही है। अब मैं पूरे जर्नी का आपसे स्पीड पूछूं
आप तो एवरेज बताओगे ना भाई। Yes, हाँ, sir. इंस्टेंटेनियस Yes, पूछूंगा, इंस्टेंटेनियस स्पीड पूछूंगा तब आप किसी पर्टिकुलर टाइम का बताओगे। Yes, लेकिन sir. अगर मैं एवरेज पूछूं तब तो आप किसी पर्टिकुलर टाइम का बताओगे कि सर एवरेज स्पीड यही है। सही बात है ना, एवरेज स्पीड यही है सर। Yes. Yes, Yes, sir. sir. सर पीछे वाले क्वेश्चन के ऑप्शन दिखाना सर। ठीक है, तो एवरेज स्पीड की बात कर रहा हूं, तो हम बोलते हैं कि वो एवरेज स्पीड जिससे इलेक्ट्रॉन्स किसी कंडक्टर में मूव कर रहा है। एक्चुअली इलेक्ट्रॉन्स विदाउट एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव कर रहा है। जब मैंने पोटेंशियल, जब आप बैटरी से नहीं जोड़े हो तो सर्किट में करंट नहीं मिलता। करंट क्यों नहीं मिलता है? क्योंकि आपकी जो इलेक्ट्रॉन्स है वो रैंडम मूव कर। मेरी बात समझ रहे हो, नहीं समझ रहे हो आप लोग? यस सर। जैसे ये मान लीजिए, अभी मैं बता रहा हूँ, जैसे मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था वो टीचर वाला एग्जांपल लेके, Yes, sir. तो यही बात यहाँ पर। मान लो कि एक मेरा कंडक्टर है, सॉरी दूसरे कलर से बता रहा हूं। एक मान लो बेटा ये कंडक्टर है, अब इस कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं। तो अभी जब आपने पोटेंशियल अप्लाई नहीं किया है तो ये इलेक्ट्रॉन जो है रैंडम मूव कर रहे हैं। रैंडम मूव करने का मतलब वो दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं। तो जब कैंसिल कर रहे हैं तो इफेक्टिव मोशन जो है कितना है बेटा? 0। Zero. इफेक्टिव मोशन, अब इफेक्टिव मोशन 0 है तो मेरा करंट भी कितना आ रहा है? Zero. 0। लेकिन जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई कर देते हो, यानी पोटेंशियल जब अप्लाई करोगे, तो आपको पता ही कि जब पोटेंशियल अप्लाई करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगा। यानी अगर किसी भी कंडक्टर में आप पोटेंशियल अप्लाई करोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगा। ये मैंने अप्लाई कर दिया। ठीक है बेटा, अब इसमें जब हम अप्लाई करेंगे तो आप ये दोगे पॉजिटिव और निगेटिव, तो इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगा नहीं होगा बेटा? और इलेक्ट्रिक फील्ड किधर से किधर डेवलप होता है? Positive. Positive to अब negative. इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स है बेटा, मिलियन बिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब इस इलेक्ट्रॉन्स पे फोर्स लगेगा। क्या आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज पे पहले तो इधर उधर रैंडम वो थर्मल के वजह से मूव कर रहे हैं। थर्मल की वजह से भी तो मूव करेगा भाई, थर्मल थर्मल Yes, एनर्जी sir. है। Yes, sir. इस इलेक्ट्रॉन्स पर फोर्स लगेगा, और निगेटिव है तो इस पे फोर्स किधर लगेगा? Opposite to electric field. Opposite direction. तो इस इलेक्ट्रॉन पर फोर्स लगेगा, इस इलेक्ट्रॉन पे लगेगा एक फोर्स। नहीं समझ लो, इसको पड़ेगा तमाचा इलेक्ट्रिक फील्ड का अपोजिट। अब इस पे फोर्स लगेगा तो एक्सीलरेट होगा, और ये कुछ ना कुछ एवरेज वेलोसिटी से मूव कर रहे होंगे। वो एवरेज वेलोसिटी में क्या ले रहा हूं? वीटी। एवरेज इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आप जब भी ये इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं देयर आर इनॉर्मस नंबर ऑफ कोलिजन्स, और इस कोलिजन्स की वजह से इसकी स्पीड जो है वो यूनिफॉर्म नहीं। वैसे भी एक्सीलरेट कर रहा है, फोर्स तो लग रहा है ना भाई। यस Yes, sir. वेलोसिटी से मूव करती तो एक्सीलरेशन तो 0 होना चाहिए था। तो दैट इज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी, यानी इसीलिए इसकी वैल्यू बहुत कम होती है। कहते हैं कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो है, इसको मैं लिख दूंगा लैंग्वेज में, मैं लिख दूंगा इसको। ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो है वो 10 पे पावर -4 मीटर पर सेकंड के ऑर्डर में होता है। कितनी कम हो गई? 10 पे पावर Yes, sir. -0.0001। क्यों? क्योंकि बेचारा ज्यादा फास्ट मूव कर ही नहीं सकता, बिकॉज देयर आर इनॉर्मस नंबर ऑफ कोलिजन्स, एंड ड्यू टू दिस कोलिजन दे कैन नॉट अचीव मच हायर स्पीड। तो बहुत ज्यादा हाई स्पीड से मूव नहीं कर सकता। नहीं जा सकते। सही बात है। Yes. Yes, sir. अब यहां पर अगर मैं बात करूं तो फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन पर फोर्स कितना लगेगा बेटा? अगर मैं मैग्नीट्यूड के फॉर्म में लूं तो F इज इक्वल टू क्या लगता है? Q इंटू ई। तो Q Q क्या हो जाएगा? E इंटू ई। यस सर। इलेक्ट्रॉनिक चार्ज तो यहाँ Yes, पे। अब मान लो इफ A इज द एक्सीलरेशन, मैं अगर ले लूं A इज द एक्सीलरेशन प्रोड्यूस्ड इन द इलेक्ट्रॉन, तो A की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा? E By M. M. F by M होता है ना, फोर्स इज इक्वल टू मास यानी इतना एक्सीलरेशन इलेक्ट्रॉन पे लग रहा है। अब इसमें बेटा आता है रिलैक्सेशन टाइम। यू नो रिलैक्सेशन टाइम Yes, sir. क्या होता है? Time between two successive collisions. अभी मैं बता रहा हूं।
इसको टॉ से इंडिकेट करते हैं बेटा रिलैक्सेशन टाइम। तो दो लगातार सक्सेस, जैसे मान लो इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहा है, इलेक्ट्रॉन किसी भी लैटिस में मूव कर रहा है तो उसने हमारा टॉ टॉ दो लगातार कोलिजन हुआ, तो इस दो लगातार कोलिजन के बीच का जो टाइम होता है इसी को हम बोलते हैं टॉ। समझ में बात आ रही है बेटा? यानी आप लिख सकते हो the average time between two successive collision suffered by an electron। ठीक है, ये जो भी होगा। अच्छा एक बात बताओ कि अगर मैं टेम्परेचर को बढ़ा दूं तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर क्या फर्क पड़ेगा? घटेगा कि कोली बढ़ जाएंगे। बढ़ जाएगा? बढ़ेगी होगी सर। ठीक है। अच्छा रिलैक्सेशन टाइम पे क्या फर्क पड़ेगा? ये घट सर वो क्योंकि जल्दी जल्दी कोलिजन हो जाएगा। नहीं, यस सर Yes, sir. मैं क्या कह रहा हूँ कि दो टक्कड़ के बीच में, ये दो टक्कड़ हुआ ना, इलेक्ट्रॉन टक्कड़ हुआ, तो अब मैं जब करूंगा तो फास्ट हो जाएगा, ये जब फास्ट होगा तो जल्दी टक्कड़ हो जाएगा, जल्दी टक्कड़ में कम टाइम लिया। तो ठीक है, ये बात तो सही है भाई कि सर अगर टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो रिलैक्सेशन टाइम तो डिक्रीजेस। ड्रिफ्ट वेलोसिटी में ऐसा नहीं होता। जनरली हम ऐसा सोचते हैं लेकिन द आंसर इज रॉन्ग। हम ये सोचते हैं कि सर अगर टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो फास्ट हो जाएगा सर, तो आप कैसे करो घट जाएगा। एक्चुअली क्या होता है ना, रैंडम वेलोसिटी इज इंक्रीज। तो रैंडम ही तो उसका दुश्मन है। ड्रिफ्ट का दुश्मन तो रैंडम की वजह से तो बेचारा स्पीड नहीं पकड़ पा रहा है। समझ रहे हो नहीं? कोलिजन फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी। यानी ये जो टक्कर हो रहा है ना एकदम, अब ये तो कोई रैंडम टक्कर बढ़ा तो उसको और टक्कर होगा, वो और बेचारा सफर करेगा। अगर ये टक्कर नहीं होता, अगर ये कोलिजन नहीं होता, जैसे मान लो कहीं पर कोलिजन, आप कहीं जा रहे हो, इसको एग्जांपल समझो, कहीं एक रास्ता है, जा रहे हो तो आप चले जाओगे, भीड़ भी है, ठीक है रैंडम भीड़ है, लेकिन अब बहुत भगदड़ है, हो सकता है आप गिर जाओगे, आपके ऊपर कुचल चले जाएंगे, आप चल ही नहीं पाओगे। मेरे कहने का मतलब आप उस टाइम में आप अपना स्पीड बहुत ज्यादा नहीं बढ़ा सकते क्योंकि आपको जगह ही नहीं मिलेगा, स्पेस ही नहीं मिलेगा, इतनी रैंडमनेस। ये रैंडमनेस ही तो इसका दुश्मन है, एंड दैट रैंडमनेस इज द रेजिस्टेंस। यही तो रुकावट है। अगर ये रैंडमनेस, ये रुकावट नहीं होती तो वो तो आराम से चला था, रेजिस्टेंस जीरो होती। यही तो मैं क्या करूं, क्या तार है तो आर है। मैंने पिछले क्लास में बोला था जब कि तार है, क्योंकि हर तार के अंदर वो रैंडमनेस होगा। अब जब टेम्परेचर बढ़ाओगे तो कोलिजन फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी, यानी जो कोलिजन एक सेकंड में जितना हो रहा था वो बढ़ जाएगी, लेकिन ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। ड्रिफ्ट का मतलब होता है खसकना, सरकना। तो वो जो खसकने की उसकी जो चाल है, उसकी जो स्पीड है वो कम हो जाएगी, वो और ज्यादा उसके पर इलेक्ट्रॉन जो है वो साइड से क्या करेंगे, उसको दबा देंगे। बात सही कि नहीं सही बेटा? एक्चुअली इसका जवाब हमेशा, कभी भी आप क्लास में पूछोगे, 12th क्लास में जब मैं टॉपिक पढ़ाता हूँ, तो बच्चों के दिमाग में हमेशा ये रहता है कि ये सवाल सीबीएसई में आ भी चुका है, क्योंकि सामने वाले को पता है कि इसका जवाब क्या आने वाला है कि वेलोसिटी विल डिक्रीज, सॉरी इंक्रीज, वेलोसिटी विल इंक्रीज। टेम्परेचर के साथ आप पढ़े होगे भाई, एवरेज स्पीड बढ़ जाती है, तो वो क्या होती है ना, वो रैंडम स्पीड बढ़ जाती है, रैंडम वेलोसिटी बढ़ जाती है मॉलिक्यूल्स की। बट drift velocity is the average velocity with which electron move from one end to another end। एक एंड से दूसरे एंड जिस स्पीड से इलेक्ट्रॉन मूव करती है उसको, वो तो घट जाएगी, वो तो बेचारा सही से एक एंड से दूसरे एंड, रैंडमनेस में तो और उसको मुश्किल हो जाएगी जाने में। हो जाएगी नहीं हो जाएगी बेटा? यस सर। अब आप क्या होना चाहिए? हाँ, किसी को डाउट है क्या? डिक्रीज हो जाएगी सर ड्रिफ्ट वेलोसिटी। पूछ रहा है क्या बेटा? नो सर। नो आप क्या लिखोगे? टेम्परेचर इंक्रीजेस, देन क्या हो जाएगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी कैसे लिखेंगे? हाँ, विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो क्या करेगा, द कोलिजन देख लेना, कोलिजन का स्पेलिंग से, द कोलिजन फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो जाएगी of conduction electrons increases। ठीक है, of conduction electrons increases
with the atoms या ions, ठीक है ना। Hence and consequently drift velocity क्या हो जाएगा बेटा? Decreases. Decrease. एक और क्या बताया हूं, विद राइज इन टेम्परेचर एवरेज रिलैक्सेशन टाइम क्या हो जाएगा? इंक्रीज Yes. डिक्रीज Decrease होगा ना। रिलैक्सेशन टाइम तो कम हो जाएगा ना, जल्दी जल्दी कोलाइड कर हाँ जाएगा। सर Yes, और sir. विद राइज इन टेम्परेचर तो लिख देता हूँ, समझ जाओगे ना। यस सर। यस Yes sir. अच्छा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो है बेटा vd, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट e, ठीक है। Okay, आप sir. लिख सकते हो ना, vd1 बाई vd2 इज इक्वल टू Root रूट e1, E1, E2. E2 ठीक है। यस सर Yes बात sir. सही है ना बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ाओगे तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी तो बढ़ेगी ना। एक्सेलरेशन ज्यादा, फोर्स ज्यादा लगेगा, फोर्स ज्यादा लगेगा तो एक्सेलरेशन भी क्या हो जाएगी बेटा, ज्यादा लगेगी ना कि कम लगेगी? ज्यादा लगेगी एक्सेलरेशन ज्यादा लगेगा तो वेलोसिटी बढ़ेगी ना। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ज्यादा दोगे, अच्छा पोटेंशियल देते हो तो करंट बढ़ जाती, क्यों बढ़ जाती है? ऐसे ही इसीलिए बढ़ती है। चलो यहाँ तक तो समझ में आ गया, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना किसी को? तो सर अभी देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड चलाना के है, रूट आने का रीजन क्या है? किसका बोल रहे बेटा? इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर रूट आने का रीजन क्या है? ये तो एक रिलेशन है, ये तो डेरिवेशन है, नहीं पढ़ना आपको। आपको बस इतना याद रखना है कि Okay, sir. इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ वो वेरी कैसे करता है। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड 4 टाइम्स बढ़ेगा, या आप बीएससी वगैरह करोगे तब जाके शायद आपको वहां पे मिलेगा। अगर फिजिक्स से करोगे Okay, तो, इंजीनियरिंग करोगे तो नहीं आएगा, मेडिकल करोगे तो वैसे भी आपको चीट फाड़ करना होगा, ये तो मिलेगा नहीं। फिजिक्स का यूज है क्या मेडिकल में? No sir. नो सर Yes sir. थोड़ा बहुत तो होगा में होगा सर। यूज है सर बस वो डिवाइसेस वेव के बारे में। वाले Actually, थोड़ा बहुत होगा हर चीज बेसिक मैं बता रहा हूँ ना, आप डॉक्टर बनोगे तो आपको डिवाइसेस, मशीन फिजिक्स का ही देना है। एक्सरे मशीन है, अब एक्सरे में रेज है, यस सर रेडिएशंस है, ईएम वेव्स है, ये जो भी मशीनें, एमआरआई है, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से वो बनती है, समझ रहे हो कि नहीं? तो ये यूज है, ऐसा नहीं। जितनी भी डिवाइस, आप डॉक्टर हो तो आपको ऑब्वियसली से पता है डिवाइसेस के बारे में जानकारी होगी ही होगी। Yes sir. यस सर केमिस्ट्री का भी यूज है। अब इंजेक्शन पे लिखा रहता है 10% V/V, देखे हो ना कहीं पे इंजेक्शन पे हाँ लिखा सर Yes sir. आप पढ़े होगे सॉल्यूशन में 10% V/V का मतलब यस क्या है? सर तो यही है, यूज हर जगह है। अब आ जाइए बेटा ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में बात करते हैं। तो एक्चुअली क्या है ना, मान लो इलेक्ट्रॉन रेस से स्टार्ट हो रहा है, तो रेस से स्टार्ट हो रहा है तो मैं लिख सकता हूँ V इज इक्वल टू U प्लस AT। यस सर ये तो है ना, मतलब ये तो 11th क्लास में पढ़े होगे ना, इक्वेशन ऑफ मोशन में। Yes sir. यस V कितना हो जाएगा, फाइनल वेलोसिटी उसने कितना एक्वायर किया, VD। VD. इनिशियल इलेक्ट्रॉन रेस से स्टार्ट हो रहा है, Zero. और A इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, E बाई M, ई बाय एम M. और E by. टाइम दो में टॉप। मैंने मान लिया कि रिलैक्सेशन टाइम में VD वेलोसिटी एक्वायर कर लिया। बात समझ में आ गई नहीं आ गई? Yes सर sir. इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, E बाई M, टाउ याद रहेगा। यस सर अब इसको करंट के साथ हमको रिलेट करना है, यानी ड्रिफ्ट वेलोसिटी को हमको करंट के साथ रिलेट करना है, और इस पे क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर आता है। कैसे, मैं बता रहा हूँ। एक्चुअली मान लो कि आपके पास एक कंडक्टर है बेटा, ये मैं रिलेशन बता रहा हूँ, यहाँ पे बता दूं, यहीं पे बता दूं। ठीक है, अब इस कंडक्टर का लेंथ होगा कुछ बेटा, होगा कि नहीं होगा? Yes sir. ठीक है ना, ये क्या होगा बेटा, इसका L इज द लेंथ, ये क्या होगा बेटा, इसका एरिया। ठीक है, अब इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे बेटा,
माने मिलियन बिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, है ना। अगर आप इसको बैटरी से जोड़ोगे तो इसमें करंट क्या होगी, फ्लो होगी ना। यस यस सर। यस जोड़ो, सर मैं बोल रहा हूँ कि मैंने जोड़ा हुआ है, दिखा नहीं रहा हूँ, लेकिन आई एम कंसीडरिंग इट। अब इसको ड्रिफ्ट वेलोसिटी के टर्म्स में हमको लेके आना है। तो मान लीजिए मैं इसमें क्या कर रहा हूं ना, समझिएगा, एकदम बिल्कुल आसान है। मैं इस कंडक्टर पर एक छोटा सा डिस्टेंस कंसीडर कर रहा हूं, बिल्कुल छोटा सा, और ये छोटा सा जो डिस्टेंस मैंने लिया है बेटा, दैट इज dx। यहां तक समझ में आता है? यानी ये यस छोटा सा, सर। और यस सर मैं मान रहा हूं अपनी तरफ से कि लेट n इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होता है? इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, समझ रहे हो ना बात। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। यानी यूनिट वॉल्यूम में उसके n इलेक्ट्रॉन, यानी इस कंडक्टर के यूनिट वॉल्यूम में हर यूनिट यानी हर एक एक मीटर क्यूब में n इलेक्ट्रॉन्स। ये मैंने पढ़ लिया। अब मैं मानता हूं भाई ये कुछ ना कुछ तो वॉल्यूम होगा इसका। यस इसका वॉल्यूम कितना होगा? Area into dx. एरिया इंटू dx। वॉल्यूम क्या होता है बेटा? एरिया इंटू लेंथ ना। तो एरिया तो यही है ना, क्रॉस सेक्शन तो उतना ही, आप लोग खाली लेंथ को लिया है ना, समझ रहे हो इसमें। जैसे ये Yes, मान लो, तो मैं ये मान लो, तो इसको मगर मानोगे तो इस पर मैं लेंथ ले रहा हूं, एरिया तो वही है, सर्कल तो वही बना हुआ है। यस सर। इसका जो वॉल्यूम होगा, तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा? अच्छा, इस वॉल्यूम में मैं मान रहा हूँ बेटा, समझना एकदम आसान है। इस वॉल्यूम में कितना चार्ज है मेरे को नहीं पता, पूरे कंडक्टर में भी कितना चार्ज है वो भी मेरे को नहीं पता, लेकिन इस वॉल्यूम के चार्ज को मैंने मान लिया कि वॉल्यूम कितना चार्ज कंटेन किया हुआ बेटा, dq। छोटा सा एरिया में छोटा सा मैंने लिया ना, तो छोटा सा में कितना हो जाएगा, dq। तो भाई अगर मेरे को वॉल्यूम पता चल जाए तो यूनिट से मल्टीप्लाई कर, जैसे एक पेन का दाम मेरे को पता चल जाए तो 10 पेन का मैं निकाल सकता हूँ, 10 से गुना कर दूंगा। तो dq इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, n e into a dx। यस n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यूनिट वॉल्यूम n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और जितना वॉल्यूम वो कंटेन किया उतना वॉल्यूम से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, तो इस यूनिट का चार्ज आ गया मेरे को। हाँ या ना बताइए सही। साक्षी समझ में आएगी नहीं बेटा आपको? यस सर। और लोग, तस्लीम? सर ये क्या है n के बाद? भाई n नंबर ऑफ यूनिट वॉल्यूम में, मतलब अब जितना भी वॉल्यूम है उससे गुना कर दो। ओके सर। एक पेन का दाम आ गया, 10 पेन का दाम है, तो यूनिट प्राइस का अगर दाम आपको पता चल जाए तो जितने भी प्राइस का निकालना है उससे गुना कर दो, आ जाएगा। गॉट इट ना? यस सर। डीक्यू आ गया। अब डेफिनेशन के हिसाब से, फ्रॉम डेफिनेशन, तो डेफिनेशन के हिसाब से क्या हो जाएगा बेटा, I इज इक्वल टू dq बाई, dq by dt. dq by dt। अब dq का वैल्यू यहाँ पे रख दो बेटा, NEA dx। अब इसको ऐसे भी लिख सकते हो बेटा, बहुत आसान है, देखो I इज इक्वल टू क्या लिखोगे आप, NEA, और यहाँ पर क्या लिखोगे आप, dx by dt. वेलोसिटी बन जाए. dx by dt को आप वेलोसिटी लिखोगे। वेलोसिटी v लगा दे। T इज इक्वल टू क्या होता है, पढ़े होगे 11th क्लास में। यस यहाँ पर I इज इक्वल टू क्या लिख दोगे, NEA VT। गॉट इट ना बेटा? यस सर। यस सर करंट का ड्रिफ्ट वेलोसिटी के टर्म्स में मैंने क्या कर दिया, निकाल दिया। ओके, किसी को कोई दिक्कत यस सर नो सर नहीं है? यानी मैंने निकाला I इज इक्वल टू NEVD। अगर मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ ना, क्या लिख सकता हूँ, VD इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, I upon N. अगर ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकालना होगा तो ये फॉर्मूला लगा लीजिएगा। अच्छा, एक और चीज याद करो, शायद मैंने सेकंड लेक्चर में आपको बताया होगा, थोड़ा सा पहले जाते हैं। सेकंड लेक्चर में मैंने आपको बताया था करंट डेंसिटी। यस सर बताया करंट डेंसिटी मैंने क्या बताया था, I बाई A होता है यस सर जनरल। वैसे एरिया वो लोगे जो आप करंट के डायरेक्शन में आ रहा है वो वाला एरिया लोगे। तो I इज इक्वल टू यानी करंट, वहां तो जो करंट डेंसिटी पढ़ा है वो तो ठीक ही है। अगर यहाँ पर मैं भी बोलूं करंट डेंसिटी, तो अगर मैं यहाँ पर इस्तेमाल करूं करंट डेंसिटी दैट इज इक्वल टू J, तो J इज इक्वल टू नॉर्मली क्या होता है मेरा I बाई। यहाँ पर
क्या आया बेटा, NEAVD, NEAVD आया ना बेटा। सर NEAVD अपॉन Yes. भाई एक से एक कैंसिल हो जाएगा, तो J इज इक्वल टू NEVD। इस फॉर्मूले से भी आप करंट डेंसिटी क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो। सही है ना, कि किसी को कोई ओके। अब यहाँ पर आ जाइए बेटा, एक चीज और बताता हूँ, इस टाइप का क्वेश्चन भी आता है एग्जाम में। एक्चुअली क्या है ना, कि ऐसा क्वेश्चन दिया रहेगा, मैं फिगर से ही बता देता हूँ, क्वेश्चन तो नहीं लिख रहा हूँ, फिगर से। यहाँ पर आपको एरिया क्रॉस सेक्शन दिया, ऐसे मान लो कोई कंडक्टर का शेप दिया है ना, तो यूनिफॉर्मली उसका क्रॉस सेक्शन एरिया क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। यहाँ पर इसको ध्यान रखना है, इसका क्वेश्चन एग्जाम में आता है अक्सर। यहाँ पर आपका एरिया A1 हो गया, यहाँ पे एरिया A2, तो आपको क्या दिया हुआ है इस सिचुएशन के हिसाब से, क्या दिया हुआ है, A2 ग्रेटर देन A1 हो जाएगा बेटा। Yes, sir. अब इसमें क्वेश्चन कैसे आता है वो मैं बता रहा हूं। इसमें मान लीजिए आपको बेटा, यहां से करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है, इस वायर से करंट फ्लो हो रहा है, कहीं से भी, थोड़ा इसको नीचे करते हैं कि आप थोड़ा सा इसको ऐसे बनाओ, ठीक है। अब यहां से करंट फ्लो हो रहा है बेटा, आई करंट फ्लो, यहाँ पे मान लीजिए, अच्छा यहाँ पे नहीं लेते, मैं शुरुआत में लेता हूँ। यहाँ पर I1 करंट फ्लो हो रहा है और यहाँ पर I2 करंट फ्लो। अब यहां से पूछेगा भाई I1 और I2 में आप रिलेशन निकालो, सर इक्वल I1 इक्वल टू I2। पढ़े हो ये, पढ़े हो सेम मैम, I1 equal to I2. मैम पढ़ाएंगे क्या इस टाइप? नो सर नहीं करंट सर का, क्वेश्चन करवाया था सर, एक मिनट सुन लीजिए, कोई बात नहीं, मैं बता रहा हूँ। करंट का एरिया से कोई लेना देना नहीं, क्योंकि करंट इज इक्वल टू क्या होता है, चार्ज पर यूनिट एरिया। मतलब ठीक है, आप सही बोल रहे हो, मतलब करंट जनरली आपको बोले तो आप बोलोगे सर करंट इज इक्वल टू हो जाएगा चार्ज फ्लो पर यूनिट टाइम या इलेक्ट्रॉन्स फ्लो पर यूनिट टाइम, जो भी। तो अगर मैं इलेक्ट्रिक करंट के बारे में बात करूं, यानी यहां पर अगर मैं बात करूं, कोई भी आपसे इलेक्ट्रिक करंट के बारे में बात करेगा, अगर इलेक्ट्रिक करंट, तो अगर मैं इलेक्ट्रिक करंट के बारे में बात करूं, तो इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, रेट ऑफ इट इज कंप्लीटली इंडिपेंडेंट ऑफ एरिया। यस सर तो आप लिख सकते हो कंप्लीटली, नहीं समझ में जहां पे आएगा पूछना बेटा, कंप्लीटली इंडिपेंडेंट फ्रॉम द क्रॉस सेक्शन ऑफ एरिया। तो आप क्या लिख सकते हो कि I1 बराबर I2। ठीक है। अब बात करेगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी का, कोई कहेगा कि भैया यहाँ पर VD ड्रिफ्ट वेलोसिटी 1 है और इस एंड पर ड्रिफ्ट वेलोसिटी 2 है, कौन बड़ा है कौन छोटा है उसको देख लो। तो एक्चुअली अभी हमने बात किया, और अभी हमने क्या बात किया, अगर सेकंड पॉइंट में लूं तो मैंने कहा I इज इक्वल टू NEAVD, यही है ना बेटा। यस सर। VD इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, I बाई आई होगा सर ऊपर बाय I अपॉन NE है, यस सर एक कांस्टेंट है क्योंकि I तो दोनों एंड पे सेम है, यस सर N भी कांस्टेंट है और इलेक्ट्रॉनिक चार्ज भी कांस्टेंट है, यानी आप यहाँ पे कह सकते हो कि VD इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। Yes, sir. तो इसका मतलब कि जिसका एरिया ज्यादा वहां पे VD कम। Yes, sir. और एरिया कहाँ, अब इसमें बताओ क्या रिलेशन होगा, कौन बड़ा होगा, VD1 बड़ा होगा, VD2 छोटा होगा. एरिया Yes. इनवर्सली है, इनवर्सली उल्टा। तो यहाँ पे देखो VD, छोटे वाले एरिया के पास VD1 है, बड़े वाले एरिया के पास VD2 है। इस सिचुएशन में हम क्या कह सकते हैं, VD1 ग्रेटर देन VD2। सर ऐसा तो फ्लूइड डायनामिक्स में ही पढ़ा था, इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी। कहाँ पे सर इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी नहीं आती, A into V इक्वल टू कांस्टेंट। हाँ Sir, chapter 9 वो fluids वाला. यस हाँ, वॉल्यूम की बात कर रहे हैं, AV इज इक्वल टू कांस्टेंट।
Yes, sir. सही सर बात, एरिया इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पहला। राइट। ये बड़ा याद है अभी आप लोग को, 11th में याद किए हो नहीं अभी तक? यस सर, करना पड़ेगा। यस सर। पढ़ते हो 11th, रिवाइज करते हो कि ऐसे ही हल्के में ले? यस सर करते हैं। टारगेट दे रखा है शिवानी मैम ने। चलिए सेकंड देख लीजिए। सेकंड क्या है बेटा? एक मिनट मेरे को माइक अनम्यूट कर। तो सेकंड क्या हो जाएगा? J इज इक्वल टू, मैंने क्या बोला? NEVD, यही था। यस सर। अब यहाँ पर फर्क पड़ेगा। यहाँ पर अगर मान लो इस सिचुएशन में यहाँ पर J1 है, यानी करंट डेंसिटी 1 है, यहाँ पर करंट डेंसिटी 2 है। सर सेम होगा। J1 is greater than J2. सेम होगा। पक्का? ग्रेटर। सर करंट डेंसिटी तो सर एरिया पे डिपेंडेंट होती है। यहाँ पे नहीं आ रहा है, वैसे एरिया पे डिपेंड करता है वो। I by A है ना बेटा, ग्रेटर होगा। I तो सेम है। एक्चुअली आप ऐसे भी देख सकते हो, देखो आप सिर्फ A से मिला रहे हो। यही मैं बताता हूँ ना कि हमेशा आप कंसेप्ट को अप्लाई करो। आप कभी भी हर चीज को फॉर्मूला से नहीं, आप बस एरिया को वैसे भी देखो। जब VD में डिफरेंस है, VD तो कांस्टेंट नहीं है ना। नो यस सर। सर। चलो एरिया को हटाओ, यहाँ मैंने यहाँ पर भाई ठीक है, ये दोनों चीज कांस्टेंट है ना, एन बदलेगा ना ई बदलेगा, लेकिन वीडी तो चेंज हो रही है दोनों एंड पे। हाँ वीडी भी सेम रहता है तो कह सकते हैं कांस्टेंट है। यहाँ पर आप ऐसे भी तो बोल सकते हो कि जे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वीडी तो है ना। यस यस सर। वीडी बड़ा होगा तो जे भी बड़ा होगा, तो आप क्या करोगे? जे ग्रेटर देन। J2। अब ऐसे भी देखो ना आप, वैसे भी ठीक है, यहाँ इस फॉर्मूले के हिसाब से एरिया कट चुका है, लेकिन एक फॉर्मूले में तो एरिया आता है ना, J इक्वल टू I बाई A। यस J इज इक्वल टू I बाई A आता है। अरे तो एक कम तो J ज्यादा, इनवर्सली है ना। यस सर। हाँ मनीषा बोलिए बेटा। सर एक बार और समझाना ये वाला पॉइंट। कौन वाला? VD वाला कि एरिया वाला? सर जे का जे इक्वल में वीडी एनी वीडी। एनी VD है ना बेटा, तो ये तो कांस्टेंट है। यस सर। तो J किस पे डिपेंड कर गया? VD पे डिपेंड कर गया। सर वीडी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा ना, तो फिर जे बढ़ेगा तो वीडी भी तो बढ़ेगा सर। तो वही बात तो है ना, VD जब बड़ा है तो J भी तो बड़ा है ना। यस सर, हाँ समझ गए। और उससे नहीं तो आप इससे भी तो निकाल सकते हो ना। करंट तो दोनों जगह कांस्टेंट है, यहाँ भी जो करंट है वही करंट यहाँ पे भी है, तो J किस पे डिपेंड कर रहा है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। तो एरिया कम तो J बड़ा, एरिया कम कहाँ पर है? 1 पे। यस है तो जे बड़ा। मत याद रखना, 1 2 मत याद रखना, हो सकता है क्वेश्चन में बनाने वाला ऐसा भी फिगर दे सकता है आपको। अब बोल दे यहाँ पर 1 यहाँ पर 2, तो सिचुएशन बदल जाएगी। ये मत कभी याद रखना कि J1 ग्रेटर J2 लेसर, ये मत याद रखना, वो सिचुएशनल है। कंसेप्ट पे ऐसे याद कर लेते हैं कि सर ने बताया था J1 ग्रेटर J2 ग्रेटर, अब पता चला उसने फिगर को ही उलट दिया। भैया मैं लेसर और हायर एरिया की बात, हाँ ऐसा गलतियां करते हैं, मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, मेरे को पता है। आप बोलोगे सर ऐसा गलती हम नहीं करते। Sir has experience of हाँ? here. क्या बोल रहे? जल्दबाजी में ऐसा हो सकता है वैसे। ऐसा होता है, मैं पढ़ा रहा हूँ, मेरे को पता है। बच्चे आते थे बोले सर अब ऐसे एरिया उलट दिया, अब उसके दिमाग में कि सर ने बोला था 1 वाला बड़ा 2 वाला छोटा। हर जगह देखो 1 वाला बड़ा आ रहा है 2 वाला छोटा। VD1 ग्रेटर देन VD2, J1 ग्रेटर देन J2। अभी इलेक्ट्रिक फील्ड में भी देखूंगा तो उस पर दिमाग में सेट रहता है कि 1 को सर ने ग्रेटर लिया था 2 को छोटा। जल्दी जल्दी के चक्कर में हो जाता है वो जल्दी के चक्कर में क्वेश्चन में, अब मान लो सामने वाला फिगर ही उलट दे, वो फिगर ऐसे दे दे, मान लो इसको मैंने यहाँ 1 वाले एरिया को छोटा लिया, वो उलट दे, इसको पलट दे, ऐसे कर दे, मान लो ऐसे ले ले फॉर एग्जाम्पल। अगर वो ऐसे फिगर बना दे, सॉरी ऐसे, अब तो उल्टा हो गया। अब फिर भी वो 1 2 गलत करके आ जाएगा, कंफ्यूज हो जाएगा वो। तो आपको याद नहीं रखना है, आपको बस नॉर्मल एक तो करंट सेम रहेगा, बात समझना, बाकी चीजें वैसे ही रहेगी। अब देखो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म्स में भी आपको लेना पड़ेगा कि कहां पर, मान लो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो है बेटा E1 और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है वो है E2। अब बताओ कहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होगा? सर एक बार फिगर दिखाना। फिगर दिखा देता हूँ बेटा। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड E1 है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड E2 है। सर
इवन अरे चलो एक और एक चीज सर इवन बड़ा होगा, लिफ्ट वेलोसिटी इज डायरेक्टली कोई प्रोपोर्शनल बात सर नहीं, इवन बड़ा होगा। इवन बड़ा होगा। एक्चुअली आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, J इज इक्वल टू सिग्मा ई, या आप ड्रिफ्ट वेलोसिटी से भी तो लगा सकते हो। देखो यहाँ पर VD और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना यहाँ पर। यस सर, हाँ लगा यस सर, लगा सकते हैं। यस सर, बाकी E और M, E क्या है इलेक्ट्रिक चार्ज, M क्या है मास, और टॉ क्या है रिलैक्सेशन टाइम। तो नॉर्मली आप कोई भी फिजिकल चीजें चेंज नहीं कर रहे हो तो टॉ तो चेंज होगा नहीं, और E और M तो कांस्टेंट है भाई, इलेक्ट्रॉन का चार्ज, इलेक्ट्रॉन का मास तो कांस्टेंट। हाँ टेम्परेचर अगर बढ़ाओगे तो देन टॉ विल बी गोइंग टू चेंज, बट आप तो सर जे से भी तो कर सकते हैं, जे इज इक्वल टू सिग्मा ई जो है। हाँ वैसे भी कर सकते हैं ना, वही मैं वही बता रहा हूँ, मैं कंसेप्ट याद दिला रहा हूँ कि आप वहां से भी कर सकते हो, आप यहाँ से भी कर सकते हो। तो J इज इक्वल टू सिग्मा ई। अब सिग्मा तो आपका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन लेंथ पे डिपेंड करेगा नहीं, क्योंकि रेजिस्टिविटी नहीं करेगी। मेरी रेजिस्टिविटी मैंने बताया था ना कि रो जो है वो ना तो L पे डिपेंड करेगा ना A पे डिपेंड करेगा। यस सर, डायमेंशन पे डिपेंड नहीं करता। सिग्मा कांस्टेंट हो गया यहाँ पे। जब रेजिस्टिविटी नहीं डिपेंड करेगी तो सिग्मा भी डिपेंड नहीं करेगी, क्योंकि उसी का इनवर्स होता है। यस सर, तो यहाँ क्या हो जाएगा बेटा, J डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया E। अब J1 ग्रेटर देन J2 है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा, E1 इवन अब ये चीज तो मैंने आपको बता दिया, कंसेप्चुअल बता दिया, बट आपको एक तुक्का याद रखना। क्या? करंट सेम, बाकी चीजें एरिया के इनवर्स। सही बात है ना? यस सर, करंट सेम है, करंट का एरिया से कोई लेना देना नहीं है, तो छोड़ो इतना सारा बात। इतना तो मैंने कंसेप्चुअल बात जो करनी थी उसको मैंने बताया, बस ये कुछ भी नहीं, ब्लैंक। अब ये याद रखना है कि करंट सेम, एरिया छोटा रहे बड़ा रहे, हाथी के साइज का हो जाए, एक चींटी के साइज का रहे, एक हाथी के साइज का रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता। और बाकी को क्वांटिटी है, चाहे वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी हो, चाहे वो करंट डेंसिटी हो, चाहे वो इलेक्ट्रिक फील्ड हो, ये सारी चीजें एरिया के उल्टा जाएगा। या बड़ा छोटा एरिया छोटा, बस ये समझो कि 2 मिनट का बात। लेकिन चूंकि कंसेप्ट आपको ध्यान में रखना है तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, करंट डेंसिटी, उसके बाद में क्या लिख सकते हो बेटा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, और क्या लिख सकते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ लिख देता हूं मैं, इलेक्ट्रिक फील्ड भी चलेगा, आर इनवर्सली टू एरिया। इनवर्सली का स्पेलिंग की गलत है, ठीक है, डन। यस सर, यस तो यहाँ तक तो समझ में आ गया नॉर्मली, ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी वगैरह की बात हो गई। अब यहाँ पर क्या, ठीक है, अब यहाँ पर हम बात करेंगे। हाँ बोलिए, किसी को डाउट है? गुंजन बताइए बेटा। सर लिखना है, निगम लिखना है, अभी भेजता हूँ ना नोट्स, क्या टेंशन ले रहे हैं। इसमें वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी वाला का मैं थोड़ा लिख के थ्योरेटिकल, ताकि आपको 12th क्लास तो भी काम है, वो मैं भेज दूंगा। और यहाँ पर अब बात करना है कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर। तो बड़ा सिंपल है, मुझे लगता है 10-15 मिनट में कल हमारे एक मतलब थोड़ा टाइम लगेगा लिटिल, क्योंकि कैपेसिटर की तरह ही है। कैपेसिटर में भी कैपेसिटर से उल्टा है, आसान है सर, हमने 10th में भी पढ़ा है ना। 10th में पढ़े हुए, बहुत आसान है, खास कर लेकिन इसमें थोड़ा वहां से ज्यादा करना हो, मतलब थोड़ा सा डिफरेंट वहां पे भी यहाँ पे क्वेश्चन। किरचॉफ लॉ और वन विद स्टोन ब्रिज का वो आ जाता है ना कॉन्सेप्ट। हाँ व्हीटस्टोन ब्रिज आगे आएगा, इसको अप्लाई भी करना जब किरचॉफ मतलब क्वेश्चन कैपेसिटर में बहुत सारा आप कर चुके हो सीरीज पैरेलल पहचानने का। हाँ फॉर्मूला यहाँ पर उल्टा हो जाता है, मतलब जो सीरीज का फॉर्मूला है वो पैरेलल में, जो पैरेलल का फॉर्मूला यहाँ सीरीज में है, में आ जाते हैं। लेकिन कंसेप्ट सीरीज और पैरेलल पहचानने का यही है। जो वहां पे जैसे सीरीज और पैरेलल पहचानते थे, यहाँ पर भी हमको सेम सीरीज और पैरेलल पहचानना है, बाकी कोई चेंजेस नहीं। तो वी विल डू टुमारो, ठीक है ना, कल हम लोग करेंगे इसको, आज नहीं रहने देते हैं, बिकॉज क्वेश्चन भी इसमें मैं ले लूंगा और कल इसको करेंगे, बिकॉज मैं आया हूँ। सर इस चैप्टर की डीपीपी सर अटेंडेंस लगा दो। टीपीपी यस सर।